हाय एवरीवन, वेलकम टू दी ऑलिव बोर्ड। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप सब जुड़ चुके हो यहाँ पर स्टेट जीके की हमारी न्यू एक्सक्लूसिव सीरीज के साथ में। कई सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर में रेगुलरली आपके स्टेट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग स्टेट से आधारित उनके ऊपर जो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पॉलिटिकल जियोग्राफी हिस्ट्री कल्चर ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसको केटर करने के लिए हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर में हर एक इंडिया का स्टेट और मेजर जो यूनियन टेरिटरीज है उसको कवर किया जाएगा। कौन से स्टेट को हम पहले करते हैं बात करते हैं वो आपके इंटरेस्ट पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो और आप किस स्टेट के ऊपर एक्सक्लूसिव कवरेज चाहते हो। ये कोई छोटी मोटी 5-10-15 मिनट की नहीं है। इसको देखने के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर या किसी भी पोर्टल के ऊपर किसी भी और स्टेट रिलेटेड जीके स्टैटिक कंटेंट को देखने की जरूरत नहीं होगी। वो गारंटी आपको आज इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं देता हूं। 70 से 100 पेजेस का यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ है जो कि आपको दिया जाएगा। कहां से आपको मिल सकता है पीडीएफ वो मैं आपको बताने वाला हूं। डिटेल इसके ऊपर रिसर्च की गई है और ये कंटेंट आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलने वाला है, ये तो हम एश्योर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज के साथ जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट हम इसका एक बना लेंगे आने वाले दिनों में। प्लेलिस्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अपडेट्स है वो आपके पास आती रहें और सजेशन जरूर दीजिएगा किस स्टेट के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो यहां पर चाहते हो। पीडीएफ के लिए ये जो हमारा एप्लीकेशन है ऑलिव बोर्ड का, उसके साथ आप जुड़ जाओ। सारे जो आपके पीडीएफ हैं आपको इसी जगह पर मिलते रहते हैं। ना मिले तो आप एक बार चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन के अंदर में ड्रॉप कर देना मैसेज, कोई हमारी टीम से ज़रूर आपको गाइड कर देगा उस चीज़ के लिए। अच्छा, आप में से जो बैंकिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं वो बैंकिंग सिलेक्शन किट को यहाँ पर आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, या जो हमारा सबसे प्रीमियर यहाँ पर बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स है जिसको आप बैंकिंग सुपर एलीट कहते हो, वहाँ पर भी आप भागीदारी ले सकते हो। एक वन स्टॉप सोल्यूशन, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जितनी भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर बेहतरीन जो फैकल्टीज़ हैं बेहतरीन तरीके से आपको पूरी की पूरी चीज़ों को समझाते हैं पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय को ज़ाया किए हुए आगे हम बात करना शुरू करते हैं। जियोग्राफिकली हम थोड़ा सा बंगाल को यहाँ पर समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक डिस्ट्रिक्ट मैप दिखा हुआ है, आपको डिस्ट्रिक्ट मैप यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी से पहले जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं कुछ अलग थे। कई सारे बाइफर्केशन हुए पिछले 70 सालों के अंदर में और आज कुछ इस तरीके का आपको एक ये मानचित्र मैप दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट की। अगर हम बात करें, ऊपर जलपाईगुड़ी जो दार्जिलिंग आपको एरिया दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपके नॉर्थ और साउथ जो 24 परगनाज है 24 परगना है वो आपको दिखाई दे रहा है। बीरभूम से लेकर के मुर्शिदाबाद मालडा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। ऊपर की तरफ आप देखोगे इसके हिमालयन रीजन और नीचे की तरफ आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल एक क्रूशियल जंक्शन और जियोग्राफिकल फीचर को इसके हाईलाइट करते हैं। इसको देखने के लिए ना आप एक ये जो मैप है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस मैप को आप देखिएगा और इसके थ्रू भी आप ये चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, देखो मैं साइड हो जाता हूँ यहाँ पर ताकि आप पूरी स्क्रीन को यहाँ पर कंफर्टेबली देख पाओ। यहाँ पर आपका प्यारा स्टेट वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लगा हुआ ये आपको वेस्ट बंगाल का दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, बॉर्डरिंग एरियाज भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी है भाई, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी दिखाई दे रहा है। और कई सारे जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल असम के साथ में, बिहार के साथ में, झारखंड के साथ में, उड़ीसा के साथ में लगातार यहाँ पर बॉर्डर बनाई दे रहा है। ये त्रिपुरा क्लोज लग रहा है पर त्रिपुरा के साथ बॉर्डर नहीं शेयर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश का रीजन है त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा का बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्टेट है। तो नीचे आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल जो सी रूट है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो हिमालयन रीजन आपको दिखाई दे रहा है उसके बीच में एक क्रूशियल लैंडमार्क के तौर पे ये पूरा हमारा वेस्ट बंगाल एक्ट करता है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 88,752 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। और अगर आप पूरे इंडिया के लैंडमार्क्स की बात करते हो तो इट इज अबाउट रफली 2.7, वैसे तो आप 2.67 कहते हो, रफली आप मान के चलो कि पूरा भारत का जो लैंडमार्क है एरिया जो पूरे इंडिया का है उसका 2.7% हिस्सा ये वेस्ट बंगाल में। तो पॉपुलेशन वाइज, लेजिस्लेटिव असेंबली वाइज, पार्लियामेंट्री सीट के हिसाब से और साथ ही साथ टोटल एरिया के हिसाब से हर एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये कुछ शुरुआती जो आपकी कॉलोनियल या जो आप कह सकते हो ब्रिटिश आपके फैक्ट्रीज जो थी, ब्रिटिश का जो इंडस्ट्रियल पूरा का पूरा साम्राज्य जहाँ पर टिका हुआ था है ना, प्रेसिडेंसीज जहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी उसमें से भी बंगाल लेकर आया। हालांकि तब का बंगाल अब का बंगाल अलग अलग है बिकॉज आपको पता है पार्टीशन के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है, ठीक है ना, वेस्टर्न तरफ में और ईस्ट के तरफ में जो बंगाल का हिस्सा ईस्ट बंगाल में फिर बाद में ईस्ट पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर लिबरेशन हो जाता है और बांग्लादेश का वहाँ पर निर्माण होता है। सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। तो आप एरिया समझ चुके हो, 2.7% ऑफ द एंटायर इंडियन लैंड मास।
अब अगर हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की बात करते हैं, जो आपने देखा ये साउथ आपका 24 परगना और ऊपर आपने जो दार्जिलिंग वगैरह वाले एरिया को देखा, ये पूरा जो स्ट्रेस है ये 623 किलोमीटर का है, ठीक है ना, दार्जिलिंग से लेकर के सुंदरबंस तक का। और ईस्ट टू वेस्ट की अगर आप बात करोगे तो जो वाइडेस्ट पॉइंट है वो 320 किलोमीटर का पूरा स्प्रेड को दिखाता है आपको। अब हम यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं इंटरनेशनल और नेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा बॉर्डर सबसे छोटा बॉर्डर कौन सा है। 3 कंट्रीज़ के साथ में आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर तो जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और ये भारत का ही आप देखोगे कोई भी जो कंट्री के साथ हमारा बॉर्डर है उसमें सबसे मेजर बॉर्डर के तौर पर आपको ये दिखाई देता है जो बंगाल और बांग्लादेश के तरफ है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेमोग्राफिकल इशूज़ भी रहते हैं, जो पॉलिटिकल इशूज़ कभी डिबेट होती रहती है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल लेक्चर और कंटेंट, रादर स्टेट जीके की यहाँ पर फैक्ट वाइज बात की जा रही है। तो जो बंगाल का, वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर का एरिया है, टोटल लेंथ जो है बॉर्डर की वो किलोमीटर में 2217 किलोमीटर का एरिया है। और अगर आप देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का किसी भी एंटिटी के साथ में, और इंडिया का भी उसी लिहाज से अगर आप बात करो तो। साथ ही साथ अगर आप दुनिया भर की बात करो तो ये 5th लार्जेस्ट जो बॉर्डर है, इट रिप्रेजेंट द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। ये जो आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, ये डिमार्केट होता है आपकी हिस्टोरिकल रेड क्लिफ लाइन से। 1947 में आज़ादी के समय जो खींची गई, किसने खींची थी? साइरल रेड क्लिफ ने। एक तरफ जो वेस्ट पाकिस्तान को बनाता है और दूसरी तरफ जिसने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को डिवाइड किया। बाद में ईस्ट बंगाल आपका ईस्ट पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश जब लिबरेशन होता है तो बांग्लादेश एक अलग देश वहाँ पर बनता है, ठीक है ना। चलिए, अब ये किस दिशा में है? ये ईस्ट या साउथ ईस्ट दिशा में ज्योग्राफिक डिवीजन के तौर पे बॉर्डर आपको दिखाई देता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बंगाल के टच हो रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉर्डर के साथ में? कूच बिहार से लेकर जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालडा, मुर्शिदाबाद, नादिया, और साउथ और नॉर्थ 24 या 24 परगनास, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं भूटान के साथ में। छोटा सा काफ़ी बॉर्डर है, 10% भी नहीं। अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करो तो वो आपका 183 किलोमीटर का बॉर्डर दिखाई देता है आपको, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भूटान के साथ में बॉर्डर लगा है। डिस्ट्रिक्ट जो टच कर रहे हैं उसमें अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग जो आपके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वो इसके साथ में बॉर्डर करते हैं। अब एक और चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन डाली कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्स इसको सेफ गार्ड करती हैं, कौन सी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर इसको सेव करती हैं, एक तरीके से गार्ड करती हैं, है ना। तो अगर हम बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर को देखें तो वहाँ पर आपका यानी कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है इंडिया का ही, आप कहोगे वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा है, तो बीएसएफ यहाँ पर तैनात है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा है इसको गार्ड करने का। नेक्स्ट जब हमने यहाँ पर भूटान से बात की तो वहाँ पर आप देखोगे जो सशस्त्र सीमा बल है ना, सशस्त्र नॉट सहस्त्र, सशस्त्र जो सीमा बल है यानी कि एसएसबी, ये आपको दिखाई देता है। और इवन जो आपका नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट हमारा बॉर्डर है, और ना सिर्फ बंगाल का, ये पूरे भारत का सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो इसको भी एसएसबी गार्ड करती है। अब ये बीएसएफ और एसएसबी दोनों किसका पार्ट है? सीएपीएफ का पार्ट है, ठीक है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसके लिए एग्जामिनेशन यूपीएससी की बॉडी कंडक्ट कराती है। टोटल इसमें 7 सर्विसेज होती हैं, जिसमें आपका आईटीबीपी भी आ जाता है, सीआरपीएफ भी आ जाती है, सीआईएसएफ भी इसी के अंदर में आपका आता है, असम राइफल्स भी आपका इसी के अंदर में आता है। तो ये सारी जो फोर्सेज हैं वो इसी का पार्ट है। अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर में भी हमने इसको कवर किया था, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। क्या चेंजेस हुए हैं सीएपीएफ एक्ट के अंदर में, किसी को अगर पता है, कवर किया है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर बताइएगा। नेपाल के साथ छोटा सा बॉर्डर है 97 किलोमीटर का। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का सबसे छोटा बॉर्डर नहीं है इंटरनेशनल, बल्कि इंडिया का भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करोगे सबसे छोटे बॉर्डर में से ये शायद आता है। आई एम नॉट श्योर, है ना, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, तो इसको मैं कंफर्म करके आपको नहीं बता रहा हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आपको दिखाई देता है, और दार्जिलिंग जो आपका है वो इसमें डिस्ट्रिक्ट इसको टच करता है। अब हम स्टेट बॉर्डर की बात करते हैं तो आपका लगभग 5-6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 5-6 स्टेट आ जाएंगे। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम और सिक्किम, ये सब इसके बॉर्डरिंग एरियाज हैं, सब इसके बॉर्डरिंग एरियाज। सबसे ज़्यादा जो उसका बॉर्डर टच हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? झारखंड के साथ। 500 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लॉन्गेस्ट स्टेट बॉर्डर है बंगाल का, पूरे देश का नहीं, पूरे देश की अगर आप बात करोगे ना तो यूपी और बिहार के बीच में जो बॉर्डर लगता है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है। आई थिंक वो 900,000 किलोमीटर के आसपास है, ये उसका आधा है लगभग, ठीक है। तो ये बंगाल की बात हो रही है यहाँ पर। बिहार के साथ में, उड़ीसा और असम के साथ में मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना सबसे कम है, तो उसकी बहुत स्टैटिस्टिकली उतनी भूमिका नहीं बनती है। सिक्किम के साथ सबसे छोटा इसका बॉर्डर है, और ये भारत का भी किसी भी स्टेट के साथ, जो भारत का स्टेट दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर 60 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो यहाँ पर सिक्किम आपका नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट, उसके साथ में, ठीक है। डायरेक्शन की हमने यहाँ पर बात करें तो वेस्ट
साउथ वेस्ट में आपका झारखंड, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के अंदर में बिहार, साउथ वेस्ट में उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में असम और नॉर्थ में सिक्किम। डिस्ट्रिक्ट जो टच करते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट जो है मोस्ट ऑफ द फैक्ट हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है। जल्दी से हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके फॉरेस्ट एरिया की। जब हम फॉरेस्ट को क्लासीफाई करते हैं ना तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। जो सबसे सेंसिटिव है, सबसे इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट और टाइटेंड हैं उनको हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। और रिजर्व फॉरेस्ट को अगर आप देखोगे तो भारत का जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है ना उसमें 50 से 55% जो नंबर है, लाइक यू विल सी दैट 50 to 55% ऑफ इंडियाज, ये जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जिसको आप TRFA कहते हो ना, यह आपका रिजर्व फॉरेस्ट होता है। रिजर्व फॉरेस्ट पूरे भारत में जितने भी टोटल एरिया है फॉरेस्ट का, ये बंगाल की बात ही करो, पूरे भारत में जो आपका फॉरेस्ट का पूरा एरिया है, टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में सारे आ जाते हैं, हर तरीके के फॉरेस्ट एरिया। तो उसका 50-55% तो रिजर्व फॉरेस्ट में, और ये सबसे सेंसिटिव होता है। रूल्स भी यहाँ पर अगर पहले से मैंडेट नहीं है या परमिट नहीं है या अलाउ नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली अदरवाइज या लेजिस्लेचर के थ्रू, तो आप कई सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसको यहाँ पर नहीं कर सकते हो। मॉनिटर्ड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रतिबंधित आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर रिजर्व, स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा आपको रिजर्व फॉरेस्ट दिखाई देता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो लगभग 37-3800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। जो अनक्लास फॉरेस्ट हैं, जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, वो आपका लगभग 1050 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में। इनको आप जब यूजुअली ऐड करोगे सारे को तो मिला करके जो वैल्यू है लगभग कुछ 12,000 स्क्वायर 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं, टोटल जो TRFA है उसका 50-55% हिस्सा सिर्फ भारत में ही नहीं रिजर्व फॉरेस्ट है, इवन भारत के स्टेट्स में भी लगभग यही शेयर दिखाई देता है। तो वेस्ट बंगाल में जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट का एरिया, उसका 59-60% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के फॉर्म में दिखाई आपको देता है, ठीक है ना। अच्छा, नेशनल रैंकिंग की बात कर लें, रिजर्व फॉरेस्ट के टर्म्स में वेस्ट बंगाल 17th रैंक रखता है देश में। सबसे ज़्यादा किसका है? मध्य प्रदेश न्यूमेरो यूनियन, सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर है और सबसे अधिक जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वो भी किसके पास है? आपके मध्य प्रदेश के पास है, सेंट्रल इंडिया का मेजर स्टेट, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 13th यहाँ पर इसकी रैंकिंग है पूरे देश में। अनक्लास्ड में 11th रैंकिंग है और टोटल अगर आप रिकॉर्डेड की बात करोगे तो उसमें 14th रैंक आपको दिखाई देती है। मध्य प्रदेश दोनों रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में भी और आपका जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें फर्स्ट रैंक को यहाँ पर रखता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आप कंपेयर करोगे ना, मध्य प्रदेश के अंदर में जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 77,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ये 11,000, 7 गुना ज़्यादा है वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया आपको दिखाई देता है। सबसे अधिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया जो है ना वो आंध्र प्रदेश उसमें फर्स्ट प्लेस को आपको दिखाता है। अनक्लास में यूजुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम और मेघालय हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर नंबर को दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो मेजर चीज़ें कल्टीवेट होती हैं ना, इसके ऊपर एक और आगे टेबल बनी हुई है। क्या चीफ चीज़ें यहाँ पर आपको कल्टीवेट करते हुए, लोग प्रोड्यूस करते हुए दिखाई देते हैं। आगे बहुत बात है कि टी के अंदर में भी ये सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स के तौर पे ये स्टेट देखा जाता है हमारा। पहले आप यहाँ पर राइस देख लो, जो पैडी का कल्टीवेशन है, टोटल जो नेशनल आउटपुट है ना पूरे भारत के अंदर में जो चावल आ रहा है उसका 13 से 15% ये बंगाल से आता है। और बंगाल को इसीलिए आप देखोगे ना यहाँ पर राइस बोल ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोला जाता है। ये खासकर एक एरिया है जिसको पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बोलोगे, इसको राइस बोल बोला जाता है। बंगाल के अंदर में सबसे अधिक राइस मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, वो यहाँ से दिखाई देता है आपको। और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पर है ये बंगाल इस मामले में। जूट की बात करें हम यहाँ पर, है ना, तो वो लगभग 70 से 74% पूरे भारत का इस बंगाल से आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। वेजिटेबल 16 से 18% यहाँ पर। एपेटाइट एक टाइप ऑफ जो आपके फॉस्फेट बेस्ड मिनरल्स है ना उसमें आता है। अच्छा, आपकी बोन के अंदर में भी ना एक टाइप ऑफ एपेटाइट आपको दिखाई देता है जिसको आप फ्लोरोपेटाइट कहते हो, जो आपके बोन्स हैं, दांत है ना, उसमें भी होता है। और इसी के बेसिस पे डेथ होने के बाद एक डेटिंग मेथड का यूज़ किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा फॉसिल नया है, कौन सा पुराना है। जो आपका फ्लोरोपेटाइट है उसके बेसिस पे उस मेथड को कहते हैं फ्लोरीन डेटिंग, ठीक है। तो 57% जो आपका एपेटाइट है एक मिनरल, वो आपको इस स्टेट से निकलता हुआ दिखाई देगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है
यहाँ पर अगर आप जूट के अंदर में देखोगे तो एब्सोल्यूट मोनोपोली है, क्योंकि भाई अगर 70-75% का यहाँ पर इसके पास कंट्रीब्यूशन है तो सबसे बड़ा हो गया फिर। ठीक है, चलिए राइस में भी हमने ऑलरेडी बात किया कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बंगाल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई सारे जो वेजिटेबल्स हैं ना उसमें भी बंगाल सबसे आगे है। फॉर एग्जांपल ब्रिंजल जो है, कैबेज जो है, कॉलीफ्लावर जो है आप खाते हो देश में, इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, बंगाल के अंदर में दिखाई देगा आपको। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप देखोगे तो यूनिकैमरल है, यानी कि यहाँ पर जैसे कुछ जो आपके मेजर बड़े स्टेट्स है काफ़ी, उनके अंदर में एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ठीक है ना, एक अपर हाउस होता है, एक आपको लोअर हाउस यहाँ पर दिखाई देगा स्टेट के अंदर में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। जैसा नेशनल लेवल पर राज्यसभा है, लोकसभा है। राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा आपका अपर हाउस है। लोकसभा क्या है, एल से शुरू हो रहा है, लोअर हाउस है। ये एक निमोनिक को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, जिन्हें पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो कॉमन सेंस है बच्चों को, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको पता ही होगा, है ना। चलिए, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पर, और टोटल सीट जो असेंबली की है 294 है, सबको पता ही होगा बिकॉज अभी बंगाल के अंदर में इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पर एक पार्टी के अंदर में चेंज आया है। नेशनल अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें बंगाल से, तो राज्यसभा के अंदर में 16 सीटें निकलती हैं और 42 सीटें आपकी लोकसभा के अंदर में हैं। तो पार्लियामेंट्री जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। अब अगर आप जुडिशियल इसकी ब्रांच की बात करोगे तो जो कैलकाटा हाई कोर्ट है ना, ये 1 जुलाई 1862 के अंदर में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। तो जो आपका पहला विद्रोह था ना 1857 का रिवोल्ट, उसके 5 साल बाद आप याद कर सकते हो ये कैलकाटा का हाई कोर्ट जो आपका है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और ये भारत का ओल्डेस्ट स्टैंडिंग हाई कोर्ट है। जो प्रेजेंट में स्टैंडिंग हाई कोर्ट्स होते हैं ना आपके मौजूद हैं, जो उसमें सबसे पुराना ये आपको दिखाई देगा। और इसका जुरिडिक्शन के अंदर में सिर्फ बंगाल का एरिया नहीं आता है, इवन जो आपका अंडमान और निकोबार है ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो भी इसके जुरिडिक्शन के अंदर में आपको दिखाई देगा। सो ये पॉलिटिकल कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैक्ट है, पता होना चाहिए। जो हमने क्रॉप्स की अगर बात की थी ना, उसके लिए मैंने एक टेबल और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर बनाया हुआ है। फर्स्ट रैंक इसकी आप देखोगे 2 चीज़ों में है, जूट और राइस के अंदर में। जूट में तो मोनोपोली आपने अभी ये देखा है, टी के अंदर में भी और पोटैटो के अंदर में इसका सेकंड रैंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और कहाँ पर ये प्लांटेशन होता है वो भी यहाँ पर देखो आपको बताया गया है कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे राइस और जूट है ना, राइस आपको जो पूर्व बर्धमान है, अभी हमने बोला कि इसको राइस बोल बोला जाता है बंगाल का, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, इस एरिया में। जूट का जो है वो नाडिया, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगनाज से आपको दिखाई देता है। टी जो है वो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के अंदर में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। पोटैटो की बात करोगे तो हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुरा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे अधिक ये प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसमें से जो जूट है ना, ये तो एक कैश क्रॉप के तौर पर आप देखते हो। टी जो है ये प्लांटेशन कम कैश क्रॉप है, और पोटैटो भी आपका एक हॉर्टिकल्चर कैश क्रॉप की कैटेगरी में आता है। कौन सी सॉइल चाहिए होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है एज अ फैक्ट फॉर योर स्टेट जीके, पर फिर भी मैंने टेबल में डाल दी ताकि जिसको पढ़ना हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अगर पढ़ रहा है, स्टेट के अंदर में एग्जामिनेशन दे रहा है ना, या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो वो आपको काम आ सकता है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा लेक्चर के बाद। PDF आप तक मैंने बताया कि एप्लीकेशन से पहुंच जाने वाली है, ना मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि वेयर कैन आई गेट द PDF। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपका कुछ स्टेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नर प्रेजेंटली हैं वो RN रवि साहब हैं, है ना, और ये अभी 2 महीने लगभग हुए इनको अपॉइंट किए गए हुए। चीफ मिनिस्टर साहब तो अभी सरकार बदली है, हम अभी मई के अंदर में, वी आर इन द 3rd वीक ऑफ मई, 2nd वीक के अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नए बनाए गए हैं। लंबे समय तक यहाँ पर TMC ममता बनर्जी जी का यहाँ पर रूल था, अभी शुभेंदु साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे तो रथिंदर बोस साहब हैं, ये भी न्यू अपॉइंटेड हैं, अभी तो काफ़ी जल्दी हुआ है। चीफ जस्टिस आप बात करोगे कलकत्ता हाई कोर्ट के तो सुजॉय पॉल हैं, ये भी 2026 में अपॉइंटमेंट हुआ है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो मनोज कुमार अग्रवाल साहब हैं, इनका भी अपॉइंटमेंट रिसेंट हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स आर इन पास्ट 4 मंथ्स टू द की पोजीशन। अब हम कुछ स्टेट से रिलेटेड जो इंसिग्नियाज हैं, है ना, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि जो आपका स्टेट का बर्ड है, जो आपका स्टेट का ट्री है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट एनिमल जो है वो भालो बिराल बोला जाता है, इंग्लिश में इसका नाम जो है वो फिशिंग कैट है, ठीक है। स्टेट बर्ड जो है वो सदा बाकू है ना, और इसको जो नाम इंग्लिश में वो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर दिया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। स्टेट जो फ्लावर है उसको श्यूली या शेफाली भी बोला जाता है। ये नाइट फ्लावरिंग एक जैस्मीन की
वैरायटी है। और इनके बारे में जो इनका कंजर्वेशन स्टेटस हमने डाला हुआ है, अगर आप ये नेशनल जो इनका स्टेट एनिमल है, नॉट नेशनल, फिशिंग कैट, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट आपको पता होगी, वल्नरेबल में कौन है, लीस्ट कंसर्न कौन होता है, थ्रेटेंड कौन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन है, इंडेंजर्ड कौन है, एक्सटिंक्ट कौन है, तो कैटेगरी है आपकी। तो इसमें वल्नरेबल की कैटेगरी में इनका ये एनिमल जो है, स्टेट एनिमल, वो दिखाई देगा। स्टेट हम यहाँ पर बर्ड की बात करें तो लीस्ट कंसर्न में, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, नंबर ठीक ठाक है। और स्टेट फ्लावर की अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका कल्चरली काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम स्टेट के ट्री की बात करें तो जो चातिम ट्री है, या जिसको ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मिथ्स होती हैं लोगों के बीच में, परंपरागत तरीके से उसको डेविल्स ट्री भी बोलते हैं, शैतान का पेड़, कई सारी घोस्ट से रिलेटेड, जैसे पीपल के लिए होता है ना, वैसे इसके साथ भी, ऑल्दो उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लोगों की ज़्यादातर मान्यताएं हैं, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले उसको नहीं भी मानते हैं। शायद मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हिंदी में इसको सप्तपर्णी बोला जाता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हिंदी में शायद इसका नाम पेड़ का सप्तपर्णी होता है, ठीक है ना। और साइंटिफिक जो इसका नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो वजहों से। एक तो डेविल ट्री वाला मैंने बताया, ये जो लोगों के मिथ हैं, और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, उनका एक लाइफ का एनेक्डोट है कि कहीं से तो वो आ रहे होते हैं और ये पेड़ दिखता है, इसके नीचे वो बैठते हैं और उनको बहुत ही एनलाइटेंड फील होता है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कामनेस फील होती है, और वो फिर उस ज़मीन को जहाँ पर वो थे उसको खरीद लेते हैं, और वो एक इंपॉर्टेंट सीट बन जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के लिए, जो बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। और शायद वहीं पर बाद में आपका शांति निकेतन भी बनाया जाता है, और आउटसाइड जो एजुकेशन उसको भी प्रमोट करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो टैगोर साहब की एजुकेशनल फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ है। स्टेट फिश की बात करें तो जो हिल्सा मछली होती है ना, वो स्टेट फिश है, उसका यहाँ पर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर भी लिखा हुआ है। और हम अगर स्टेट फ्रूट की बात करें तो मैंगो यानी कि आम है, जिसको मैंगीफेरा इंडिका भी बोला जाता है। अब हम अगर यहाँ पर स्टेट के फॉर्मेशन की बात करें, आज़ादी के बाद क्या चीज़ कैसे हुई, है ना, बिकॉज बॉर्डरिंग एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आप देखोगे जब देश आज़ाद होता है हमारा, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ बंगाल था, उसको रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन से एरियाज़ में हिंदू ज़्यादा हैं, कौन से एरियाज़ में मुस्लिम्स आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। हिंदू मेजॉरिटी जो एरिया था वो इंडिया के हिस्से में आया, जो वेस्ट बंगाल कहलाया, जिसके अंदर में शुरुआत में 14 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आज तो ऑलमोस्ट डबल हो गए, उस समय एक ज़माने में यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है। मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया था, ईस्टर्न हाफ, वेस्ट नॉट वेस्ट, उस समय तो बंगाली था, बंगाल प्रोविंस था, तो बंगाल प्रोविंस का जो ईस्टर्न हिस्सा था वो आपका ईस्ट बंगाल बन जाता है, वो पाकिस्तान के हिस्से चला जाता है। और 1955 में उसको ईस्ट बंगाल से फिर ईस्ट पाकिस्तान कहा जाने लगता है। फिर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी हैं वो आती हैं सिनेरियो के अंदर में, ठीक है। शक्ति का प्रदेश माना जाता है, दुर्गा जी की खासी वर्शिप होती है, भक्त हैं सारे लोग वहाँ पर, है ना। कई सारे जो फीमेल आप देखोगे कलाकार हैं, चाहे वो काजोल जी हों, जो जया बच्चन जी हों, वो भी एसोसिएटेड हैं, दुर्गा पूजा में आपको दिखाई देते हैं। तो माना जाता है दुर्गा माता का एक विशेष आशीर्वाद है प्रदेश के ऊपर, और वो दिखाई भी देता है कि भाई एक आयरन लेडी, एक जिनको अटल बिहारी साहब ने दुर्गा का एक नॉमेनक्लेचर भी दिया था, बाद में ऑल्दो डिनाई करते थे अटल जी कि हमने आपसे ऐसा कहा नहीं था कभी, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन किया अपने प्राइम मिनिस्टर के पद को संभालने के लगभग कुछ 4 साल बाद ही, 3 से 4 साल बाद, और वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया, और एक नए देश का वहाँ पर शुरुआत होती है, जिसको आप बांग्लादेश कहते हो। कब? 1971 के अंदर में। तो ये गाथा तो आपको पता ही होगी। फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन और यूएस का 7वां बेड़ा, चाइना भी फिराक में था, पाकिस्तान तो लड़ ही रहा था डायरेक्टली, सब हमारे अगेंस्ट थे, रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ वहाँ पर, है ना। तो वो दिन आपको याद होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा पहले भी। नाउ प्रिंसली स्टेट जो कुछ थे उनका भी इंटीग्रेशन हुआ। आज़ादी के बाद कई जो रियासतें थीं उनका भी क्या होना था, इंटीग्रेशन होना था। और इसका जिम्मा जो था पॉलिटिकली देखोगे अगर आप, तो वो पटेल साहब के ऊपर था। अगर सुपरसीडिंग पावर के नेचर से बात करोगे तो वहाँ पर जो हमारे माउंटबेटन साहब हैं उनका रोल बनता था। और अगर आप ब्यूरोक्रेट के वे में देखोगे, डिप्लोमेटिकली ब्यूरोक्रेटली, तो वहाँ पर जो आपके वीपी मेनन साहब थे, ठीक है ना, तो उनका एक रोल बन जाता है, ठीक है। 2 मेनन साहब हैं, एक वीके मेनन है, वीपी मेनन है। तो वीपी मेनन साहब गृह सचिव थे पटेल साहब के अंडर में, पटेल साहब होम मिनिस्टर थे, तो इन लोग का काफ़ी मेजर रोल रहा है। तो कई सारे स्टेट को हमने, रियासतों को जोड़ा,
इंटीग्रेट किया भारत के साथ में। कई लोग को मनाना पड़ा, कई खुद मान गए, कुछ को लालच भी देना पड़ा। तो जो कैरेट और स्टिक वाली फिलॉसफी है उसको हमने फॉलो किया, जो कैरेट से मान जाए कैरेट, नहीं तो स्टिक। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कूच बिहार है प्रिंसली स्टेट, ये मर्जर को साइन करता है 20 अगस्त 1949 में, आज़ादी के लगभग 2 साल बाद, और फिर बाद में ये बन जाता है आपका जो आज के समय में कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फॉरेन इनक्लेव एक मर्जर होता है 1954 में, आज़ादी के लगभग 7 साल बाद, गांधी जयंती के दिन, जहाँ पर कुछ जो फ्रेंच टेरिटरीज थी ना, जो फ्रेंच एनक्लेव था चंदनपुर का, ये आपका मर्ज हो जाता है हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आफ्टर अ पब्लिक प्लेबिसाइड। आई होप यू आर अवेयर विद पब्लिक प्लेबिसाइड। पब्लिक प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह इसको हिंदी में बोला जाता है कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, आप किसके साथ जाना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट रिकॉग्निशन जब एक्ट आता है 1956 का, और 1 नवंबर 1956 को आप देखोगे जो बाउंड्रीज उसको एडजस्ट किया जाता है। ये एडजस्टमेंट रिलीजियस लाइन पे नहीं, लिंग्विस्टिक लाइंस पे था, और इसने यहाँ पर पुरुलिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बनाया। कहाँ से? मानभूम जो डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, उसमें से। सिमिलरली वेस्ट जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी इसकी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया गया बिहार से कुछ टेरिटरीज को मिला करके, ठीक है। इसके अलावा 1986 में आप देखोगे 24 परगना जो था आपका, इसको बाइफरकेट किया गया नॉर्थ और साउथ परगनास या 24 परगना के अंदर में। नॉर्थ का जो हेडक्वार्टर है वो बारासात में है और साउथ का अलीपुर के अंदर में है। सिमिलरली 1992 में वेस्ट दिनाजपुर को है इसको बाइफरकेट कर दिया उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के अंदर में। उत्तर दिनाजपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका रायगंज में है, और दक्षिण दिनाजपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बालूरघाट के अंदर में आपको दिखाई देगा। 2002 के अंदर में आप देखोगे मिदनापुर जो आपका है, इसको स्प्लिट किया गया। पूर्व मिदनापुर जिसका हेडक्वार्टर तामलुक में है, और पश्चिम मिदनापुर, मेदिनीपुर, नॉट मिदनापुर, मेदिनीपुर, प्रोनाउंसिएशन को वो कीजिएगा, तो मेदिनीपुर जहां पर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर मेदिनीपुर के अंदर में दिखाई दिया था, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो अभी 27 का पॉपुलेशन तो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे पास जो लास्ट पॉपुलेशन है वो कब का है, सेंसस जो है वो कब का है, वो 2011 का है। तो उसके हिसाब से 9 करोड़ के ऊपर की जनता 2011 में यहाँ पर थी। आज माना जा रहा है कि लगभग 10.5-11 करोड़ के आसपास जनता होगी। अभी सेंसस हो जाएगा 2027 में, तो हम इसके ऊपर बेटर अथॉरिटेटिवली बता पाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरे इंडिया का उस समय 2011 में 7.5% पॉपुलेशन थी। इंडिया में जब 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी तो उसकी 7.5% पॉपुलेशन इस जगह पर थी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो हर स्क्वायर किलोमीटर में, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1028 लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर आप अर्बन स्प्लिट की बात करोगे तो स्टेट में ज़्यादातर 31-32% जो लोग हैं, एक छोटा प्रोपोर्शन वो आपका कहाँ पर, अर्बन एरियाज में, और 60% से भी ज़्यादा, इनफैक्ट लगभग 68% आपका वो कहाँ पर है, रूरल एरियाज़ के अंदर में दिखाई देता है 2011 में। अभी डेमोग्राफी में बहुत चेंजेस आए होंगे पिछले लगभग 15 सालों से भी ज़्यादा समय के अंदर में, ठीक है ना। चलिए, आज के समय में ये चौथा सबसे पॉपुलस स्टेट माना था, सबसे अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर है। जेंडर रेशियो की बात करोगे तो 950 फीमेल्स है पर 1000 मेल। हर 1000 पुरुषों में राज्य में 950 महिलाएं हैं। जितना ज़्यादा ये फीमेल का नंबर ज़्यादा होना, 980, 990, 1000 के आसपास तो बहुत अच्छा होगा। 1000 से ऊपर हो तो फिर तो मतलब बराबरी की बात हो तो अच्छा है। अगर नंबर कम होता है 960, 950, 940, 910, तो मतलब वहाँ पर प्रेफरेंस नहीं है, एक थोड़ा सा जेंडर बायस आपको दिखाई देता है, ऐसा आप कह सकते हो। लिटरेसी रेट की बात करें तो जो एवरेज लिटरेसी रेट स्टेट में है वो 76% के ऊपर है, जिसमें से मेल की 81% के ऊपर और फीमेल की लगभग 70% के आसपास में है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की बात करें तो बंगाली जो है वो जाहिर सी बात है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। बंगाल के अंदर में 86% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बंगाली को जो प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं। आप उर्दू भी देखोगे तो उसका भी ठीक ठाक प्रोपोर्शन है, 3% के आसपास लोग उर्दू भी यहाँ पर जानते बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी वगैरह जो है, हिंदी, नेपाली, संथाली जो ट्राइबल भाषाएं हैं, उड़िया, पंजाबी जो है, कामतापुरी जो है आपकी, राजवंशी जो है, कुरमाली, कुरुख, तेलुगु, इन भाषाओं को भी कुछ कुछ पॉपुलेशन वहाँ पर यूज़ करती है और ऑफिशियल लैंग्वेज का एडिशनली इसको दर्जा भी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ पर रिलीजियस कंपोजिशन की बात कर लेते हो तो 70% से ज़्यादा जो लोग हैं पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल की, जो समय 9, 9.5 और आज के समय में जो लगभग 10.5-11 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 7-8 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और सबसे 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में
आउट ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट में हिंदूज की मेजॉरिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नाउ मुस्लिम जो है सेकंड नंबर पे वो 27% है स्टेट के अंदर में, और कुछ स्टेट जो आपके डिस्ट्रिक्ट है जैसे मुर्शिदाबाद वहाँ पर 66% पॉपुलेशन है, मालडा में 51% से ऊपर पॉपुलेशन है, उत्तर दिनाजपुर में 50%। तो कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी अंडर रिप्रेजेंटेड है, 1% से भी नीचे है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ज़्यादातर ये जो आपके अदर रिलीजन है वो 1% के नीचे हैं। शरणा को मानने वाले जो लोग हैं, सारी धर्म जो है वो 1% के आसपास है। यूजुअली ट्राइबल जो होते हैं वो इसको मानते हैं, नेचरिज्म से रिलेटेड होता है ये, सेक्रेड ग्रुप्स वगैरह के ऊपर आपकी यहाँ पर आस्था आपको दिखाई देगी। क्रिश्चियन जो थोड़े बहुत हैं भी वो आपके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं, कंसंट्रेटेड दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका ट्राइबल ग्रुप्स हैं राज्य के अंदर में। तो सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पर वो संथल्स की कम्युनिटी है ना। कई इनमें से झारखंड और अगल बगल के इलाकों से भी आए हुए हैं। संथल वैसे भी पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी नोटिफाइड ट्राइब के रूप में देखी जाती है। सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? 2011 के सेंसस के हिसाब से भील्स की पॉपुलेशन है, और भील्स का जो नंबर आप देखोगे तो 17 मिलियन के ऊपर है लगभग। ठीक है, उसके बाद गोंड्स आ जाते हैं सेकेंड नंबर के ऊपर, और उनकी भी पॉपुलेशन 12-13 मिलियन के आसपास है। संथल्स भी 7 मिलियन के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान में। तो देश के अंदर में तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है, और बंगाल के अंदर में आपकी सबसे बड़ी ट्राइब भी आपको दिखाई देगी, जो ज़्यादातर पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया, झारग्राम जैसे इलाकों में दिखाई देते हैं आपको। लेपचास जो आपकी, ये भी एक इंडिजिनस कम्युनिटी है, ये आपकी सब हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है दार्जिलिंग की, कालिम्पोंग की, वहाँ पर दिखाई देते हैं। भूमिज ट्राइब आपकी वेस्टर्न ड्राई फॉरेस्टेड बेल्ट में यहाँ पर लोकेटेड है। ओरांव, मुंडा और राभास जो है ये आपकी टी ग्रोइंग तराई और जो द्वार्स के फुटहिल्स हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। इनमें से कईयों को लाकर अंग्रेजों ने भी सेटल किया। बेसिकली उनको लेबर की ज़रूरत थी, उनको काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो जो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट थे, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके साथ में बॉर्डर शेयर होता है। तो कई लोग झारखंड, जो आज झारखंड है उस समय तो बिहार हुआ करता था एक ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो वहाँ से उठा करके कई बार लाया गया था, जिनको टी कल्टिवेशन वाले स्टेट के अंदर में सेटल कराया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो ट्राइब्स है उसके स्टेटस को समझ लेते हैं। टोटल जो एसटी की पॉपुलेशन है वो लगभग ऑलमोस्ट 2011 में 53 लाख के आसपास थी। ठीक है ना, आप देखोगे 53 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, और ये 5% है इंडिया की टोटल एसटी पॉपुलेशन का, जो कि बंगाल के अंदर में रहता है। ऑलराइट, और अगर आप देखोगे स्टेट पॉपुलेशन का जो पूरा हिस्सा है, टोटल 100% जो लोग हैं स्टेट में, उसका 5.8% हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंपास करती हैं। नोटिफाइड जो एसटी ग्रुप हैं वो 40 एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर नोटिफाइड एसटी हैं। नोटिफाइड का मतलब देखिए, ट्राइब तो सारी होती हैं, लेकिन सारी ट्राइब्स आपकी शेड्यूल ट्राइब नहीं होती है ना। जैसे मेते ग्रुप है मणिपुर में, वो क्या मांग रहा है कि हमें भाई शेड्यूल ट्राइब घोषित करो। क्यों, ऐसा क्या है? ट्राइब हो और शेड्यूल ट्राइब में क्या अंतर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है गवर्नर से कंसल्ट करके, जो भी राज्य का गवर्नर हो या यूनियन टेरिटरी का गवर्नर हो, आर्टिकल 342 का यूज़ करके किसी ट्राइब को जब आप शेड्यूल ट्राइब बनाते हो तो जो रिजर्वेशन है, कई सारे जो वेलफेयर हैं, सेफ्टी मैकेनिज्म है, वो उन पर एक्सटेंड हो जाता है। अगर वो नोटिफाई नहीं किया गया है तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, भले आप ट्राइबल हो। ट्राइबल का मतलब क्या है? एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप, जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, जिसका अपना रहने देने का तरीका हो, बिलीफ हो। तो हर एक ट्राइब आपकी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, हर एक शेड्यूल ट्राइब आपकी ट्राइब ज़रूर होती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देश में 2011 के अंदर में 715 से भी ज़्यादा हमारी शेड्यूल ट्राइब है, उसमें से 40 आपकी शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं स्टेट के अंदर में। लिटरेसी रेट की बात करोगे ट्राइबल्स की, तो लगभग 58% के आसपास है, जो नेशनल एवरेज से तो कम ही आपको दिखाई देती है। एसटी के बीच में जो मेल की लिटरेसी है वो फिर भी ज़्यादा है, 68% के आसपास। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ है यहाँ पर, हाँ, हाईएस्ट जो शेड्यूल ट्राइब की लिटरेसी है वो माघ की पॉपुलेशन के बीच में आपको दिखाई देती है। फीमेल लिटरेसी देखो आप कितनी कम है, 68 मेल है तो फीमेल तो 48 के भी नीचे है, 20% का लगभग अंतर है। लोवेस्ट जो शेड्यूल ट्राइब की लिटरेसी है वो गोरायत जो ट्राइब है ना उसके बीच में आपको दिखाई देती है। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा एसटी का जो कंसंट्रेशन है वो आपका अलीपुर द्वार का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें दिखाई देता है, 25% पॉपुलेशन वहाँ पर आपकी शेड्यूल ट्राइब है। हाईएस्ट एसटी का जो काउंट है एब्सोल्यूट नंबर में अगर बात करो, परसेंटेज वाइज नहीं, तो वो पश्चिम मेदिनीपुर के अंदर में दिखाई देगा आपको। और जो लोएस्ट एसटी का कंसंट्रेशन वो कैपिटल सिटी कलकत्ता के अंदर में या कोलकाता के अंदर में आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, चलिए अच्छा, माघ के बाद ना सबसे अधिक जो लिटरेसी है वो आपको लेपचास के बीच में दिखाई देगी। 2025 में एक मजुमदार की स्टडी थी जिसने 82% के ऊपर यहाँ पर नंबर को एस्टिमेट करके बताया हुआ है।
आगे बात करते हैं जो पीवीटीजीज हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या बात की थी, देखिए ट्राइब वर्सेस शेड्यूल ट्राइब की। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब में भी एक सब कैटेगराइजेशन किया गया है। हर शेड्यूल ट्राइब आपकी पीटीजी या पीवीटीजी नहीं होती है। जैसे गरीबों में भी गरीब की पॉपुलेशन होती है ना, वैसे ट्राइबल में भी सब एक जैसे नहीं है। ट्राइबल में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि हद से ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं, जिनकी हालत और ख़राब है, जिनका नंबर गिर रहा है ना। बढ़ने की जगह गवर्नमेंट इतनी सारी इंसेंटिव दे रही है, रिजर्वेशन है, प्रमोशन है, रेशन है, और भी कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी कंडीशन इंप्रूव हो। लेकिन कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनका नंबर गिर रहा है, प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही चीज़ें, है ना, तो उनको हम पीवीटीजी की कैटेगरी में डालते हैं। 2006 तक पीटीजी बोला जाता था, फिर नेम करके पीवीटीजी बोला जाता है। तो हर एक पीवीटीजी शेड्यूल ट्राइब तो है, पर हर एक शेड्यूल ट्राइब आपकी पीवीटीजी नहीं है। सब कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब के अंदर में पीटीजी या पीवीटीजी। तो भारत में आप देखोगे टोटल 75 पीवीटीजी हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी उड़ीसा के अंदर में आपको दिखाई देती हैं, जो कि टोटल 13 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में होती थी, पर 2014 में आंध्र प्रदेश बढ़ गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बढ़ गया, तो नंबर भी आपको बटा दिखाई देगा दोनों के बीच में। तो सबसे अधिक कहाँ पर है नंबर ऑफ ग्रुप्स? उड़ीसा में 13 आपके ग्रुप्स हैं, ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास जो ग्रुप्स हैं वो उड़ीसा के अंदर में। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर टोटल आप देख रहे हो जो ग्रुप्स हैं आपके पीवीटीजी के, 3 ग्रुप्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक टोटो की पॉपुलेशन है जो कि तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिली को बिलोंग करती है। लोढ़ा की पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, ये पीवीटीजी में ना जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाली ट्राइब्स है उनमें से एक ये ट्राइब आपकी है। तो लोढ़ास जो आपकी है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप। ये क्या है? सब ऑस्ट्रो एशियाटिक तिब्बतो बर्मन। भारत में जो 500, 600, 700 भाषाएं, बोलियां ये बोली जाती हैं, अलग अलग एस्टिमेट है, कोई 400, 300 बोलता है, कुछ 500, कोई 700, 800 भी बोलता है ना। तो ये जो अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। 4 फैमिलीज हैं भाषाओं की। इंडो आर्यन, या पहली है इंडो यूरोपियन, जिसके अंदर में 3 ब्रांचेज हैं। एक आपकी डार्डिक, फिर उसके बाद इंडो आर्यन, और एक आपकी ईरानियन। ईरानियन उतनी रेलिवेंट नहीं है, डार्डिक कश्मीर में बोली जाती है। हमारी जो ज़्यादातर भारत की भाषाएं हैं वो आपकी नॉर्थ में जो बोली जाती हैं, वेस्ट में बोली जाती हैं, वो आपकी कौन सी है? इंडो आर्यन फैमिली की है। तो मराठी हो, चाहे असमीज़ हो, चाहे आपकी माघी हो, चाहे आपकी बंगाली हो, चाहे आपकी पंजाबी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है ना, भोजपुरी हो, मैथिली हो, ब्रज भाषा हो, बुंदेली हो, ये सब इंडो आर्यन की हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स की ज़्यादातर भाषाएं वो तिब्बतो आर्यन फैमिली में आती हैं। जो ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया की ट्राइब ज़्यादातर उनकी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती हैं। और साउथ इंडिया के अंदर में जो आपके कन्नड़ा है, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं आपकी हैं, मलयालम भी, इसको छोड़ करके आपकी तुलु भी, कुछ ट्राइब्स की लैंग्वेज जैसे गोंडी है, और कुछ आपकी ट्राइब्स की लैंग्वेज जैसे टोडास की जो भाषाएं है ना, ये सारी आपकी द्रविडियन फैमिली में। तो 4 लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं। तो उसी में जिक्र किया गया है कि 2 जो एक बिरहुर की पॉपुलेशन ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलती है, लोढ़ा की पॉपुलेशन जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ पर बोलती है, ठीक है ना। 3 ग्रुप्स हैं टोटल। अब इसमें से लोढ़ास की पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन कितनी है? वो 1 लाख के ऊपर की 2011 के सेंसस के हिसाब से। बाकी देखो कितने कम है, 1300, 2200 के आसपास। और सब क्या करते हैं वो भी बताया गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी ट्राइब है टोटो ट्राइब, ये बेसिकली जो बीटल नट्स होते हैं, अराका कटैचू या अराका नट जो होता है, उसके कल्टिवेशन के अंदर में एंगेज्ड हैं। कुछ लोग बैकयार्ड में पिगरीज जो है, पिग्स को पालना, वो भी यहाँ पर काम करते हैं। जो आपकी ये ट्राइब है लोढ़ास की ट्राइब जो है, ये वाइल्ड हनी को कनेक्ट करती है। इसके अलावा जो डेली वेज एग्रीकल्चर लेबर है उनकी तरह भी ये काम यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। बिरहुर ट्राइब आपकी मंकी हंटिंग करती है, वुडक्राफ्ट का काम करती है, रोप्स को यहाँ पर बनाई जाते होते हैं। तो ये सारे इनके वर्क हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो आपके 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रखा हुआ है ना। सारे के सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा हुआ है। अब इसमें से जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि हमने हर कैटेगरी में टॉप 3 या टॉप 5 को रखा हुआ है। तो अगर आप बात करोगे एरिया में, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपका साउथ जो परगनाज है, साउथ 24 परगना, जिसका हेडक्वार्टर अलीपुर में है, इसका सबसे अधिक एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में। फिर इसके बाद और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे पुरुलिया है, 6,000 के ऊपर का एरिया है। पुरुलिया के अलावा पश्चिम मेदिनीपुर जो है आपका, उसका भी 6,000 के ऊपर का एरिया है। जो बांकुरा है इसका भी 6,000 के ऊपर, इनफैक्ट 7,000 के आसपास आपको दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं अगर पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन जो आपको सबसे अधिक दिखाई देती है वो नॉर्थ 24 जो परगना है, 24 परगना है, वहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। 1 मिलियन क्या, 10 मिलियन के ऊपर, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है ना। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इसके बाद साउथ जो
24 परगना है, वहाँ पर भी आपकी 81 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, और 71 लाख आपकी मुर्शिदाबाद में है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से बड़े एरिया हैं। लिटरेसी की बात करें तो सबसे अधिक लिटरेसी जो आपकी है ये पूर्व मेदिनीपुर के अंदर में है 87%, और कैलकाटा जो कि कैपिटल है वहाँ पर भी होगी अच्छी, तो वहाँ पर सेकंड है 86%। और फिर क्लोजली अगर आप देखोगे तो एक और डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर 84 के ऊपर है, वो है नॉर्थ 24 परगना। ठीक है, जहाँ पर 84% के आसपास की लिटरेसी है। तो ये है मेजर आपके डिस्ट्रिक्ट, उनके हेडक्वार्टर, उनके इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम ड्रेनेज की बात करें, मेजर रिवर्स की बात करें, 3 रिवर सिस्टम आपको दिखाई देगा। पहला आपका भागीरथी हुगली सिस्टम है ना, जिसमें गंगा आपकी जो है वो आपको दिखाई देती है। इसका ओरिजिन गंगोत्री से होता हुआ दिखाई देगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, और फिर ये स्प्लिट हो जाती है फरक्का के पास में, और इसकी जो ब्रांच जो आपकी फ्लो कर रही है साउथ में थ्रू द वेस्ट बंगाल, इट इज़ द कॉमर्शियल लाइफ लाइन ऑफ द पीपल। ठीक है, कौन कौन से एरिया को सर्व करती है? कैलकाटा, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और हल्दिया का जो आपका एरिया है। तीस्ता रिवर की बात करोगे तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो शोलामो लेक है आपकी, वहाँ से, सिक्किम के अंदर में। और एक पेरिनियल माउंटेन रिवर है। आई होप आपको पता होगा 2 तरीके के रिवर सिस्टम या रिवर्स होते हैं आपकी, पेरिनियल जो होती हैं और सीजनल जो होती हैं। पेरिनियल जो साल भर है, और जो सीजनल होती है वो सीजन के हिसाब से उसमें ड्राइंग या वेट सीजन दिखाई देते हैं। तो पेरिनियल माउंटेन एक रिवर आपको दिखाई देती है जो बैकबोन है नॉर्थ बंगाल के इरिगेशन का। ठीक है, देन आपका दामोदर रिवर है, ये आपका इसका ओरिजिन चूल्हा पानी के पास है जो कि झारखंड के अंदर में है। इसको एक नाम भी दिया गया है सौरव बंगाल, बिकॉज कई बार आपको दिखाई देता है कि बड़े ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स अचानक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, दामोदर रिवर, तो इसको यहाँ पर टाइटल दिया गया है। जैसे आप बताइए, आप मुझे सौरव बिहार किसे कहते हैं? बंगाल से ही जुड़ा हुआ एक एरिया है, स्टेट है, मेजर स्टेट है, कई पॉपुलेशन बिहार की आपको बंगाल में दिखाई देती है। तो कोई अगर बिहार से है या फिर अदरवाइज भी जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, सौरव बिहार किसको कहा जाता है, किस रिवर को कहा जाता है, बताइए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पर अदर मेजर रिवर्स की बात करें तो महानंदा है ना, देन सुवर्णरेखा, मयूरकशी, देन जलधका और तोरशा, ये भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। नाउ लेक्स की बात करें तो बहुत सारी आपकी लेक्स हैं, जैसे आपकी रविंद्र सरोवर जो लेक है, एक आर्टिफिशियल लेक है, ये कोलकाता का लंग्स इसको माना जाता है। कई सारी रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पर की जाती हैं, है ना। देन सेंचल लेक है, मिरिक लेक है, मुलकरखा लेक आपकी है ना। संतरागाछी आपकी झील आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो आपकी मुलकरखा लेक है ये कालिम्पोंग के अंदर में है, और ये सेक्रेड है लेपचा जो कम्युनिटी जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, जिनके बीच में सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको दिखाई देता है। इसके अलावा रासिक बील आपकी कूच बिहार के अंदर में, मार्बल लेक आपकी पुरुलिया के अंदर में, तालबेरिया लेक आपकी बांकुरा के अंदर में, और आपका भांगजंग जो लेक है वो दार्जिलिंग के अंदर में, और सगर दिघी लेक आपकी मुर्शिदाबाद में भी आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, कुछ जो वाटरफॉल्स है इंपॉर्टेंट स्टेट के, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चंगी फॉल्स दिखाई दे रहा है कालिम्पोंग में, और आपका पगला जोरा आपको दिखाई दे रहा है आपका कुर्शियोंग में, तुर्गा फॉल्स है आपका पुरुलिया के अंदर में, चुनू समर है आपका दार्जिलिंग के अंदर में, विसल खोला है आपका कुर्शियोंग में, और रेनबो फॉल्स है आपका कालेज वैली में। ये जो विसल खोला है इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है? बिकॉज आप देखोगे जो टॉय ट्रेन चलती है ना, तो उसकी जो आवाज़ आती है वो इस तरीके की होती है, एक विसल की तरह। तो ये वहाँ पर आपको दिखाई देगा कुर्शियोंग के अंदर में, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ कोस्ट लाइन और जो आपका वाटरवेज है उनकी बात कर लेते हैं। अभी नेशनल वाटरवे 2 न्यूज़ के अंदर में था, जो कि असम के अंदर है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर आपको दिखाई देता है। वहाँ पर लाइट हाउसेस को बनाया जा रहा है जिससे कम्यूट आसान हो सके, विजिबिलिटी बेटर हो सके, ट्रेड के अंदर में फैसिलिटेट करेगा, और भी कई तरीके की सुविधाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इसके हिस्से में, बंगाल के हिस्से में आपका नेशनल वाटरवे 1 आता है। ये आपका सबसे बड़ा देश का नेशनल वाटरवे है, लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये आपका पूरे बड़े एक एरिया को कवर करता है। तो ये आपका प्रयागराज से जो यूपी के अंदर में है, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल के अंदर में, ये पूरा एरिया आपका नेशनल वाटरवे 1 का एरिया है। ठीक है, ये 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और ये लॉन्गेस्ट है पूरे इंडिया के अंदर में, और इतने ज़्यादा 2000 टनेज के आसपास जो वेसल्स है उसको फैसिलिटेट करता है। कोस्ट लाइन की बात करें तो अभी रीअसेसमेंट के अंदर में जीआईएस मैपिंग के बाद जो टोटल 2024 में कोस्ट लाइन बताई गई है वो 721 किलोमीटर के आसपास में। पहले आप देखोगे ये एक डिफरेंट डाटा हुआ करता था, रीअसेसमेंट के बाद डिफरेंट डाटा निकल करके आया हुआ है। मेजर पोर्ट यहाँ पर जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी बार इसका जिक्र हुआ है पिछले साल 2025 में।
अब हम यहाँ पर जो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया या हेरिटेज साइट है जिनको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला है उनकी बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक बहुत ही प्रीमियम, एक बड़ा लेवल होता है, रिस्पेक्ट की बात होती है किसी के लिए भी ये लेवल पाना। तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है उसको 1987 के अंदर में ये स्टेटस मिला था। सबसे पहला यहाँ पर जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो सुंदरबन आपका था, ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको 1999 में ये स्टेटस मिला था। शांति निकेतन जो है इसको 2023 में रिसेंटली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक आप कह सकते हो स्टेटस मिला। नेशनल पार्क्स की बात करें तो सुंदरबन है जहाँ पे आपको बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर भी दिखाई देते हैं। बक्सा है जो यहाँ पर एलिफेंट्स के लिए फेमस है। आपका जल्दापारा आपको दिखाई देता है जिसमें राइनोस काफ़ी मिल जाते हैं। गोरुमारा है जहाँ पर आपको तेराई ग्रासलैंड आपको दिखाई देगा। सिंगालिया है ना, सिंगालीला है बेसिकली जहाँ पर आपको रेड पांडा दिखाई देगा। और न्यूरा वैली है जहाँ पर रेड पांडा और क्लाउडेड लेपर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर में साइन हुआ था, आपको पता होगा, जो वेटलैंड जो है उनकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है, उनको सेफगार्ड करने की बात करता है ना। तो सबसे अधिक अभी एक न्यूज़ में था, आई थिंक 99th टोटल भारत में अब 99th रामसर साइट्स हो चुकी हैं। और लेटेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर अभी नोटिफाई की गई, करंट अफेयर सेशन में मैंने बताया भी था। और अब यूपी में सबसे अधिक आपको ऐसी रामसर साइट्स दिखाई देंगी जो वेटलैंड साइट है। ईरान के अंदर में रामसर करके एक जगह है, वहाँ पर एक कन्वेंशन साइट की साइन किया गया था। तो बंगाल के हिस्से में कौन कौन से रामसर वेटलैंड्स हैं? एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो कि 2002 में जिसको नोटिफाई किया गया, और एक सुंदरबन वेटलैंड जो 2019 में किया गया, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आपको रामसर वेटलैंड दिखाई देता है। एरिया भी आप देखो 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, ठीक है। चलिए, बैंकिंग के स्टूडेंट जो है ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए है। जितनी भी आपकी नीड होती है ना, लाइव क्लास से लेके टेस्ट से लेके मैगजीन्स, करंट अफेयर्स, हर एक चीज़ जो आपको है विथ प्रैक्टिस टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ मंथली कंपाइलेशन जो कि बेस्ट इन इंडस्ट्री है, वो आपको एक साथ यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जो भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और भी ऑलिव बोर्ड यहाँ पर रेगुलेटरी से लेकर बाकी सारे कई कोर्स आपको एसएससी वगैरह प्रोवाइड करता है। तो जिसमें भी आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, बिकॉज स्टेट जीके आपके कई सारी एग्जामिनेशन को कैटर करती है। मुझे नहीं पता कि आप कौन से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कन्वेंशनली अगर आप नॉर्मल कोर्सेज को कंपेयर करते हो बैंकिंग सुपर एलीट के कोर्सेज को या ऑलिव बोर्ड के बाकी कोर्सेज को, तो बड़े कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। जो चीज़ें कहीं ना कुछ मिसिंग होती है, उन सारी मिसिंग चीज़ों को इंटीग्रेट करके इन कोर्सेज को बनाया गया है टू कर्टेल ऑल योर नीड्स एट वन पर्टिकुलर जंक्शन। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं जो बंगाल में है। आपकी महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दार्जिलिंग के रीजन में, जलपाईगुड़ी के रीजन में आपको दिखाई देती है ना, डिस्ट्रिक्ट में। देन आपकी सेंचल वाइल्ड लाइफ जो है वो आपकी दार्जिलिंग के अंदर में है। देन चपरामारी है आपकी वाइल्ड लाइफ जो कि जलपाईगुड़ी के अंदर में है। देन आपकी सजना खाली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि साउथ 24 परगनाज में है। देन आपकी लोथियान आइलैंड आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपकी साउथ 24 परगनास के अंदर में दिखाई देती है। और कौन कौन से मेजर प्रोटेक्टेड फौना है वो भी मैंने बताया है। बंगाल टाइगर से लेकर के जो बार्किंग डियर है, इंडियन गौर, हॉर्नबिल्स, रिड लेक टर्टल्स और एश्यूरीन जो क्रोकोडाइल्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्पीसीज के तौर पे दिखाई देंगे आपको। कुछ और सेंचुरीज़ की बात कर ले तो यहाँ पर हेलिडे आइलैंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी साउथ 24 परगना के अंदर में। वेस्ट सुंदरबन ये भी साउथ 24 परगना के अंदर में है आपका। जोर पोखरी ये भी आपका दार्जिलिंग के अंदर में है। रायगंज ये भी आपका उत्तर दिनाजपुर के अंदर में आपको दिखाई देता है। भलावपुर ये आपको बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दिखाई देगा। इसके अलावा देन आपका बेटुआ दहारी ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। देन आपका विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नॉर्थ 24 परगनास के अंदर में है। चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी ये आपकी साउथ कोलकाता के अंदर में है। पाखी बितन बर्ड सेंचुरी ये आपकी जलपाईगुड़ी के अंदर में है। और आपकी रामनाबागन है ना, रामनाबागन जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पूर्व बर्धमान के अंदर में दिखाई देता है। अब कुछ जो पावर स्टेशन या मेजर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पावर स्टेशन वो कौन सा है? मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 2340 मेगावाट की आपको दिखाई देती है। हमने टॉप 5 और उसके साथ जो स्मॉलेस्ट है उसको रखा है। सारी लिस्ट तो बहुत रेलिवेंट नहीं है तो सबको हमने नहीं इंक्लूड किया। जो टॉप 5 हैं कैपेसिटी के हिसाब से और जो स्मॉलेस्ट है कैपेसिटी के हिसाब से उसको हमने रखा हुआ है। ये आपका जो नीचे है ना सिद्रापोंग हाइड्रो आपका जो पावर स्टेशन है इसकी कैपेसिटी सिर्फ 0.6 मेगावाट है, लेकिन ये शायद एशिया का सबसे ओल्डेस्ट या इंडिया का एटलीस्ट सबसे ओल्डेस्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए, सागर दीघी थर्मल प्लांट
जिसकी 1600 मेगावाट कैपेसिटी है, फरक्का सुपर थर्मल प्लांट जिसका आपका 2100 मेगावाट की कैपेसिटी है, कोलाघाट थर्मल जो 1260 मेगावाट की कैपेसिटी है, रघुनाथपुर जो कि आपके 1200 मेगावाट की कैपेसिटी को यहाँ पर दिखाता है। अब हम एक लेदर कॉम्प्लेक्स का जो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है बांतला के अंदर में, बांतला लेदर कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी क्रूशियल है ना। ये देखोगे आप एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लेदर टैनिंग कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीज़ें लेदर टैनिंग की प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं, वो एक ही जगह पर आपको दिखाई देगी। टोटल एरिया इसका 1150 एकड़ से भी ज़्यादा है और यहाँ पर टोटल 500 ऑपरेशनल टैनरीज जहाँ पर ये टैनिंग होती है वो दिखाई देंगे आपको। 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर एक एक्सपेंशन प्लान 10,000 करोड़ से ज़्यादा का दिखाई देता है हमें। अब हम जो स्टेट के अंदर में फर्स्ट है ना उनकी बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हैं वो लॉर्ड क्लाइव थे। जाहिर सी बात है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में इनको अपॉइंट किया गया था। पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं जो कि इस्टेब्लिश हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरमेसी जब प्रेसिडेंसी आई तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे 1774 में। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अंदर में यहाँ से बनते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जब ये वेस्ट बंगाल बन गया, बंगाल से ईस्ट वेस्ट निकल गया, तो आज़ादी के बाद आपके सी राजगोपालाचारी साहब थे। और अगर हम फर्स्ट प्रीमियर की बात करें वेस्ट बंगाल में तो प्रफुल्ल चंद्र घोष 1947 में बने थे जो कि हेड कर रहे थे स्टेट की कैबिनेट को 1947 से 48 के लिए। पहले चीफ मिनिस्टर बिधान चंद्र रॉय साहब 1950 के अंदर में देखने को मिलते हैं आपको। फर्स्ट फीमेल जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर पद्मजा नायडू हैं। ये पद्मजा नायडू जी सरोजनी नायडू जी की बेटी हैं। दोनों लोग बंगाल से तो मेरे ख्याल से नहीं जुड़े थे, हैदराबाद से थे, तेलंगाना से बेसिकली जुड़े हुए थे। लेकिन ये 1956 में फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनती है और लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका जितने भी गवर्नर आज तक आए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। पहले स्पीकर जो कॉलोनियल ज़माने में थे वो सर अजीजुल हक थे, आपको दिखाई देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, उसी समय आया हुआ तब का। नेक्स्ट फर्स्ट स्पीकर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के आपको दिखाई देंगे आज़ादी के समय ईश्वर दास जलान साहब थे, है ना। और फर्स्ट स्पीकर पोस्ट 1952 शैला कुमार मुखर्जी आपको बनते हुए दिखाई देंगी, जो पहले इलेक्शंस के बाद, जब इलेक्शन हो गए पहले आपके देश में, उसके बाद बनाया गया जिनको। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आप कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करोगे तो अंग्रेज़ के ज़माने में तो भाई सर बार्न्स पीकॉक थे 1862 में, है ना। और ही ऑल्सो लेट द न्यूली स्टैब्लिश्ड ओल्ड, हमने बात किया ना कि ये जो हाई कोर्ट है आपका सबसे पुराना हाई कोर्ट है जो स्टैंडिंग हाई कोर्ट है, तो इन्होंने वहाँ पर इसको हेड किया था। फर्स्ट इंडियन जज यहाँ के हाई कोर्ट के अंदर में जो थे वो शंभुनाथ पंडित 1863 में बने थे। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस यहाँ की अगर आप बात करोगे तो पानी भूषण चक्रवर्ती 1952 में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उमेश चंद्र बनर्जी, वो भी बंगाल के ही थे, 1885 में बनते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे देश के सुकुमार सेन 1950 में बनते हैं, ये भी आपके इसी पर्टिकुलर बॉडी से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एजुकेशन और साइंस मीडिया के फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर राज्य के अंदर में पहली चीज़ हुई है। तो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो इंडिया का था ना, पहला पोस्ट ऑफिस बंगाल की अब बात नहीं रह गई। हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल किस लिए स्पेशल है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी देखा कि फर्स्ट सिलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन देश के वो यहाँ से आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उमेश चंद्र बनर्जी साहब में फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो यहाँ से आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जो चीफ जस्टिस है इंडिया के वो आपको यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट इंडियन जज जो हाई कोर्ट के अंदर में वो भी आपको स्टेट से दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे फर्स्ट स्टेट के पास है। और उसी तरीके से जो पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया का है वो भी कोलकाता पोस्ट ऑफिस जो 1727 में खुला ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के दौरान में। पहला न्यूज़पेपर जो आपका है वो भी देश का हिक्कीज बंगाल गेजेट बनता है 1780 के अंदर में। ये पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर में जो पब्लिश हुआ, प्रचारित हुआ। पहला वेस्टर्न स्टाइल जो कॉलेज आपको दिखाई देता है वो आपका श्रीरामपुर कॉलेज है जो कि 1818 के साल में आपको आता है। और ये मॉडर्न एजुकेशन जो है, वेस्टर्नाइज एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है जो कि 1857 में आती है और ये ओल्डेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, आप में से कुछ लोग स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टेट पीसीएस के अंदर में रिसेंट ईयर में आप देखोगे ऑप्शन सब्जेक्ट को हटाया जा रहा है कुछ जगहों से, हर जगह पे नहीं, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह से हटाया जाए। और हटा करके वहाँ पर रखा जा रहा है जो आपके स्टेट जनरल नॉलेज से रिलेटेड पेपर होता है, स्टेट के ऊपर वहाँ पर बात होती है, एग्रीकल्चर बाकी सारी चीज़ों के
ऊपर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो ऑप्शनल हट रहा है ना, इसमें सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है। एंथ्रोपोलॉजी आपका सबसे मतलब ज़्यादा जो रैंक्स रिसेंट ईयर में दिया है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिया, तो बड़ा पॉपुलर है ये। एंथ्रोपोलॉजी का भी जो पहला डिपार्टमेंट खुला ना, वो कहाँ पर खुला, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में खुलता है 1920-21 के आसपास में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। पहले जो ग्रेजुएट थे वो भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आपको जो BC चट्टोपाध्याय और JN बोस साहब हैं 1858 में ग्रेजुएट होते हैं। ये फर्स्ट हैं इंडिया के अंदर में जिन्होंने बैचलर डिग्री को अचीव किया। अच्छा, सबसे पहली जो फीमेल ग्रेजुएट्स है ना देश की, यानी कि कादम्बिनी गांगुली और C बसु 1882 के अंदर में, इन्होंने भी, ये भी आपकी पूरे ब्रिटिश इंडिया और इंडिया के अंदर में जो ब्रिटिश एम्पायर है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे ब्रिटिश एम्पायर में और भारत के अंदर में जो सबसे पहली महिलाएं यहाँ पर ग्रेजुएट हुई वो भी आपकी बंगाल को बिलोंग करती हैं। पहली जो फीमेल ग्रेजुएट है जिसने ऑनर्स का यहाँ पर को किया वो आपकी कामिनी रॉय 1886 में बनती हैं। संस्कृत के अंदर में इन्होंने बेथ्यून कॉलेज से ये डिग्री प्राप्त की। पहली फीमेल जो डॉक्टर हैं आपकी देश में वो भी कादम्बिनी गांगुली जाकर के आगे बनती हैं 1886 के अंदर में, है ना। देन पहली फीमेल MA जिन्होंने एम्पायर के अंदर में किया वो यहाँ की वेस्ट बंगाल की चंद्रमुखी बसु जी थी। पहला पब्लिक लाइब्रेरी जो आपका है वो भी कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में यहाँ पर बनता है। फाउंडेशन ये है आपके नेशनल लाइब्रेरी की जो आगे चल के बनाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई और जो एजुकेशन से बाकी जुड़ी अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सबसे पहले देश के अंदर में जो ICS ऑफिसर है ना, ICS का एग्ज़ाम को जो पास करते हैं वो कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी 1869 में, वो भी आपके इसी जगह से आते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। देन आपको फर्स्ट जो एशियन नोबेल लॉरेट यहाँ पर मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला 1913 के अंदर में। गीतांजलि के जो इन्होंने वर्सेस लिखे जो कि जिसकी बड़ी तारीफ हुई दुनिया भर में, तो ये किस फील्ड में था, लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहले नॉन यूरोपियन था जिनको ये नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया था। देन अगर हम पहले फर्स्ट इंडियन IIT की बात करें तो IIT खड़गपुर 1951 में आपको शुरू होते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट जो रेलवे है ईस्ट इंडिया का वो आपको दिखाई देता है यहाँ पर हावड़ा हुगली लाइन जो कि 1854 के अंदर में शुरू होता है। सबसे पहले जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो कैलकाटा मेट्रो है जो कि 1984 के अंदर में एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। सेम ईयर जहाँ पर मिसेस गांधी को एसेसिनेशन भी वहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब कुछ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्ट विलियम को कौन नहीं जानता, कैलकाटा के अंदर में जब भी घूमने जाओगे आप तो वन ऑफ द फ्यू हॉटस्पॉट है। सभी विक्टोरिया मेमोरियल भी जानते हैं, है ना, वो जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर भी जाते हैं। तो ये आपका स्ट्रैटेजिक बेस था, ये कंप्लीट हुआ था 1781 में, ठीक है। चलिए विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें, ये भी कैलकाटा के अंदर में, ये इंडो सार्सेनिक जो आपके रिवाइवलिस्ट मॉन्यूमेंट है ना बिल्ड किए गए उसके अंदर में आपको आते हुए दिखाई देगा। जो वाइट मकरान मार्बल्स है उनका यहाँ पर यूज़ किया गया है। हाजर दुआरी पैलेस जो आपका मुर्शिदाबाद में, ये भी एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में भाई। हाजर दुआरी या फिर इसको हजार दुआरी भी बोला जाता है हाजर की जगह पर। वो क्यों बोला था, बिकॉज दे आर मोर देन 1000 डोर्स इन फैक्ट इन कूच बिहार जो पैलेस है आपका जो कि 1887 में बना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैलेस या आर्किटेक्चर है स्टेट के अंदर में। इसको छोड़ के बिष्णुपुर के अंदर में टेराकोटा आप टेम्पल्स देखोगे जिसको मल्ला रूलर्स ने बनाया था, है ना, ये आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो 1855 में बना था, किसने बनाया, रानी राशमोनी जी ने इस चीज़ को यहाँ पर बनवाया था। नेक्स्ट आपका बेलूर मठ है, काफ़ी फेमस है भाई, ग्लोबल हेडक्वार्टर है आपके रामकृष्ण मिशन का, है ना, तो ये भी इसी जगह पर आपको दिखाई देता है वेस्ट बंगाल में। बक्सा फोर्ट आपको अलीपुर द्वार में दिखाई देता है। स्टोन बॉर्डर फोर्ट्रेस यहाँ पर यूज्ड है डिटेंशन कैंप के तौर पे अंग्रेज़ों के लिए जो बनाए गए थे। नेक्स्ट आपका कुरुम्बेरा फोर्ट है जो एक उड़ीसा का जो एक एंशिएंट समय है ना, जो सल्तनत टाइम पीरियड का आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है। कुछ मेजर स्टेडियम की बात करें तो ईडन गार्डन को कौन नहीं जानता होगा। एक समय तक ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, अभी ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम माना जाता है और ये सबसे ओल्डेस्ट है। 1864 में आया था, जब आपका बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जा रहा है ना, उस समय आपको आते हुए दिखाई दिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा नॉट बैटल ऑफ बक्सर नहीं, उसके लगभग 100 साल बाद आपको 1857 की रिवोल्ट के 7 साल बाद ये आता हुआ दिखाई देता है और बैटल ऑफ बक्सर से तो लगभग 100 साल की यहाँ पर बात है, तो 1864 की। अब इसके अंदर में 66,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी है। सॉल्ट लेक को कौन नहीं जानता है, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ स्टेडियम इंडिया में। 76 एकड़ का यहाँ पर आपको एक ग्लोबल फुटबॉल
के लिए एरिया बनाया गया दिखाई दिया है। ईस्ट बंगाल ग्राउंड भी एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है, यहाँ पर 23,000 की यहाँ पर कैपेसिटी है, 23,500 की कैपेसिटी है। ठीक है, नेताजी इंडोर स्टेडियम ये एक प्रीमियर एयर कंडीशन इंडोर एरिना है, 12,000 लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स को ये होस्ट करता है। कैलकाटा की यहाँ पर जो आईपीएल की टीम है वो भारत की टॉप 3 अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से बात करो तो टीमों में से आती है। ठीक है, अलॉन्ग साइड मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग जो शाहरुख खान की ओन, ये कोलकाता नाइट राइडर्स है जिसने आई थिंक 3 खिताब जीते हैं, जो कि चेन्नई और मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा खिताब है जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं कुछ सालों से भी मैच बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, आईपीएल नहीं फॉलो करता, तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हो अगर मैं गलत हूँ तो। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कुछ निक नेम्स दिए गए हैं कैलकाटा को, बंगाल को इन जनरल, या फिर बाकी जो इसके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको। तो वेस्ट बंगाल को यहाँ पर आप देखोगे हब ऑफ और कल्चरल ट्रेड बोला जाता है। कैलकाटा को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है। दुर्गापुर को आप देखोगे तो रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है या मैनचेस्टर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। आसनसोल जो आपका है इसको लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है ना, क्योंकि रानीगंज कोल्डफील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिलीगुड़ी है जो इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, पतला सा एक कॉरिडोर है ना, और इस कॉरिडोर से होकर के ही जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ये कनेक्टेड आपको दिखाई देंगे। छोटी नैरो नेक है जिसको चिकन कॉरिडोर भी बोला जाता है, कई बार टर्टल नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसको। दार्जिलिंग जो आपका है इसको क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है, ऑल्दो ये खिताब जो है क्वीन ऑफ द हिल्स ये बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आप जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट्स और वो हिल्स जो है उसको क्लेम करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर लेते हैं, राज्य की जो इकोनॉमी उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो इसकी नॉमिनल स्टेट जीडीपी है वो प्रोजेक्ट की जाती है लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास में, और ये भारत का छठा सबसे लार्जेस्ट है। अगर आप बात करो ना साइज के बेसिस पर, 6 लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। ज़्यादातर जो बड़ी इकोनॉमीज आपकी हैं वो साउथ इंडिया में है, और फिर आपका जो दिल्ली का जो रीजन आता है वो, तो दिल्ली है उसको छोड़ के आपका जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है आपकी। तो साउथ इंडियन स्टेट्स के बाद और दिल्ली के बाद जो आपकी ये बंगाल की इकॉनमी है सबसे एक वन ऑफ द रोबस्ट इकॉनमी मानी जाती है। ठीक है, हरियाणा उत्तर प्रदेश भी बड़ी इकॉनमी के अंदर में, बिकॉज उत्तर प्रदेश के अंदर में जो नोएडा का जो एरिया है, ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, गाजियाबाद का जो एरिया है, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है यूपी की इकॉनमी के अंदर में, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया डिस्ट्रिक्ट भी सबसे अधिक आपको दिखाई देता है। इसके अलावा हरियाणा का भी क्यों है, बिकॉज हरियाणा का जो गुरुग्राम का एरिया है वो एक बहुत बड़ा हब है इस तरीके के सेक्टर्स के लिए। अगर आप यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से स्टेट की जीडीपी देखोगे तो 102 लाख करोड़ के ऊपर की दिखाई देगी, और पर कैपिटा अगर आप इनकम के हिसाब से बात करोगे तो पर कैपिटा इनकम जो स्टेट जीडीपी के अंदर में है वो 1,71,000 रुपये के आसपास में दिखाई देती है। चलिए, सर्विस सेक्टर यानी जो टर्शरी सेक्टर है वो 53% वेटेज यहाँ पर रखता है। अगर हम शेयर की बात करें स्टेट की इकोनॉमी में, आईटी, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगभग 30% के आसपास है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखोगे तो जिसका ये हम नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहे हैं इन विच सेक्टर, ये स्टेट के जीडीपी में किस सेक्टर का कितना हिस्सा है। तो भारत के जैसा ही है ना कि जो आपका सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि ज़्यादातर जो लोग एंगेज हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में होते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, तो जूट राइस का मेजर ये प्रोड्यूसर है, इसलिए एग्रीकल्चर में भी इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल जो प्रोजेक्टेड इसकी स्टेट जीडीपी आपको दिखाई देगी उसका नंबर ये 12% एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो ग्रोथ इसकी मानी जा रही है। नेट एक्सपेंडिचर भी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,41,000 करोड़ रुपए के आसपास। जो रिवेन्यू डिफिसिट है वो टारगेट है एट 1.7% ऑफ द स्टेट जीडीपी। ये हम 2025-26 के बजट के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिजिकल डिफिसिट जो है उसका टारगेट 3.6% है स्टेट के जीडीपी के हिसाब से। अब अगर आप इस न्यूज़ को या इस सेशन को बाद में कभी देख रहे हो 2026 के बाद, 25, 26, 27 के बाद देखते हो, तो ये आपके लिए रेलिवेंट ये वाला सेक्शन नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, एमएसएमई का ये पावर हाउस है, बिकॉज आप देखोगे 88 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज यूनिट आपको दिखाई देती हैं, और इस एमएसएमईज के मामले में इसका दूसरा रैंक है पूरे इंडिया के अंदर में। नाउ जीआई टैग्स आप सब जानते होंगे, जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग दिए जाते हैं असम में भी बहुत चीज़ों के बाद से बाकी चीज़ों के बाद, तो देश का जो सबसे पहला जीआई टैग मिला है वो यहाँ पर दार्जिलिंग की टी को मिला है। आप देखोगे फर्स्ट रजिस्टर्ड जीआई टैग 2004 के अंदर में, है ना।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको हटा करके टोटल 35 जीआई टैग्स हैं स्टेट के पास। सारे 35 तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, लेकिन जो मेजर है, रसगुल्ला जो है काफ़ी फेमस है, उसके पास भी जीआई टैग है। तो एटलीस्ट 2 से 3 तो मिठाइयाँ हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ, शायद उससे ज़्यादा ही हो, है ना। इसको छोड़ के आप देखोगे नाक्षी कंठा जो है एक हैंडीक्राफ्ट है, इसको भी यहाँ पर मिला हुआ है। देन आपका शांति निकेतन का जो लेदर है ये भी हैंडीक्राफ्ट है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। लक्ष्मण भोग मैंगो ये भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है। गोविंद भोग राइस जो है ना, अगेन एग्रीकल्चर कैटेगरी में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। देन आपका बंगलार रसगुल्ला जो आपका है खाने की चीज़, भाई फूड स्टफ, अभी हमने बात की इसकी। पंचमुरा टेराकोटा, बंगाल डोकरा, ये अलॉन्ग विथ पुरुलिया चाउ मास्क एंड जॉयनगर मोआ, ये सब हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। इस मोआ को छोड़ के जो कि फूड स्टफ है, इन सबको भी जीआई टैग दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कुछ फेमस इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमने कवर नहीं किया। कई सारे लोगों के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, और भी लोगों के बारे में। कुछ लोग का जहाँ जिक्र नहीं है उनको इंक्लूड करें। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही लोग हैं इंपॉर्टेंट लोग, आधे से अधिक लोगों को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही सेशन में। तो यहाँ पर हमने अब तक राजा राम मोहन रॉय साहब की बात नहीं की थी। एक सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने ब्रह्म समाज को स्टैब्लिश किया 1828 में, और अबॉलिशन ऑफ सती के अंदर में एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। सती प्रथा जो होती थी एंशिएंट इंडिया के अंदर में, एंशिएंट क्या मिडीवल इंडिया के अंदर में, कई स्कॉलर्स का मानना है। अब इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय जाएगा, बिकॉज कई सारे रिसेंट स्कॉलर्स ने कहा है कि सती जो सिस्टम है वो एंशिएंट इंडिया में नहीं देखने को मिलता था। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद को आप देखोगे जो एक स्पिरिचुअल लीडर है, पायनियर है। काफ़ी अर्ली एज में, जहाँ तक मेरा ख्याल है 39-40 ईयर्स में उनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी डिजीज से थे, लेकिन अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, और रामकृष्ण मिशन को यहाँ पर 1897 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसको वहाँ पर आईने को स्टैब्लिश किया हुआ था, एक ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे हमारे, है ना। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने रेडियो साइंसेज जो है इसको पायनियर किया था, और जो प्लांट रिस्पॉन्स स्टडीज़ हैं इन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप सत्येंद्र नाथ बोस को देखोगे तो उन्होंने बोस आइंस्टीन जो स्टैटिस्टिक्स है ना, या जो आप बोसॉन पार्टिकल्स कहते हो, उसके फील्ड में, साइंस के फील्ड में इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। कुछ हम मेजर फेस्टिवल्स और फोक आर्ट एक्सेट्रा क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो दुर्गा पूजा से बड़ा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं बंगाल के अंदर में, है ना। दुर्गा पूजा यहाँ पर बहुत ही मतलब लेविश वे में सेलिब्रेट किया जाता है, और यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी खिताब दिया है ना। इंटेंजिबल का मतलब अमूर्त। अब दुर्गा पूजा जो है, पूजा को आप टच नहीं कर सकते हो ना, वो तो आप सेलिब्रेट करते हो, आपके सामने हो रही हो चीज़। तो दो तरीके की चीज़ होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूर्त अमूर्त। तो इंटेंजिबल के कैटेगरी के अंदर में इसको यहाँ पर डाला गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गंगा सागर जो मेला है, कैनुअल पिलग्रिमेज, जो सागर आइलैंड जो साउथ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देता है, वहाँ पर इसको किया जाता है। जो आपका पौष मेला है, ये एक सीजनल फेस्टिवल है जो कि शांति निकेतन में जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो चाउ डांस बहुत फेमस है, ये एक फोक का मार्शल आर्ट आपको स्टेट के अंदर में दिखाई देता है। बाउल सॉन्ग बेसिकली एक मिस्टिकल सॉन्ग है जो यहाँ पर गाए जाते हैं। और आपका गंभीर एंड दोमनी, ये आपके मास्क्ड डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं जो मास्क लगा के आप करते हो सेलिब्रेट, उसको भी यहाँ स्टेट के अंदर में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। अब हम कुछ स्टेट से रिलेटेड हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट जो कैटेगरीज हैं उनकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो आपकी संदाकफू पीक यहाँ पर मानी जाती है, जिसका टोटल जो आप देखोगे हाइट जो है वो 3636 मीटर के आसपास है। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी जो है वो गैंगेस या गंगा आपकी यहाँ पर दिखाई देती है, हुगली भगीरथी, 520 किलोमीटर स्टेट बाउंड्रीज के अंदर, बिकॉज गंगा सिर्फ बंगाल के अंदर में तो बह नहीं रही है ना, यूपी से होती हुई मतलब कितने सारी जगहों को कवर करते हुए आ रही है। तो स्टेट के अंदर में जो शेयर है वो आप यहाँ पर हमने डाला हुआ है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज जो है वो जोय सेतु है, जिसका टोटल जो लेंथ है वो 2700 मीटर के आसपास है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आपका सागर आइलैंड है, गंगा सागर भी इसको आप बोलते हो, हमने अभी इसकी बात की है ना। 224 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है इसका। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर सुंदरबंस यहाँ पर रखता है 4260 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। नाउ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो साउथ 24 परगना है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की, 10,000 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है कोलकाता है, वो 185 जो कैपिटल है, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया 185 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिखाई देता है आपको यहाँ पर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है, लीस्ट पॉपुलेशन भी हमने बात कर ली हुई है। कालिम्पोंग जो है, अलीपुरद्वार जो है, ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी कम है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कोलकाता में है। एरिया तो छोटा है लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी है, बिकॉज कैपिटल सिटी है।
जॉब्स है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बहुत वहाँ पर आपको दिखाई देगा। हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, पर स्क्वायर किलोमीटर में 24,000 से भी ज़्यादा लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे भी कोई भी, मुंबई भी है आपका, दिल्ली भी है, बहुत डेंसिटी है, बहुत कंजेशन होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बड़ी आपको देखने को मिलती हैं। आप हाईएस्ट लिटरेसी रेट की अगर बात करोगे तो पूर्व मेदिनीपुर में है, हमने ऑलरेडी इसकी बात की हुई है। लोएस्ट लिटरेसी भी हमने बात की है। सेक्स रेशियो नहीं बात किया था हमने। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो दार्जिलिंग के अंदर में है। हमने कहा था ना कि जैसे जैसे 970 80 के ऊपर दिखाई देगा तो अच्छी चीज़ होती है, 960 50 और उसके नीचे थोड़ा सा खराब माना जाता है। तो 970 है पर 1000 मेल, ऑलराइट, और होना भी चाहिए भाई। यहाँ तो शाक्त लोग हैं, माता की पूजा होती है, वहाँ पर अगर ये रेशियो अच्छा नहीं होगा, फीमेल्स का नंबर ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर कहाँ पर होगा, है ना, ये सोचने वाली बात है। चलिए, तो इसको और बढ़ाना चाहिए भाई हमें। तो दूसरी हम बात कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे जो प्लेटफॉर्म है, खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, 1000 मीटर से ऊपर की वहाँ पर आपको उसकी लेंथ दिखाई देती है। ओल्डेस्ट और बिजिएस्ट जो कैंटिलीवर ब्रिज है वो आपका हावड़ा ब्रिज है, जिसको रविंद्र सेतु भी बोला जाता है। इसका टोटल जो लेंथ है वो 705 मीटर के पास है और कोई नट और बोल्ट यहाँ पर यूज़ नहीं किए गए कैंटिलीवर ब्रिज के अंदर में। डीपेस्ट और सबसे पहली जो आपकी मेट्रो है वो कलकत्ता मेट्रो है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात की हुई है ना। ये इंडिया की पहली मेट्रो और डीपेस्ट स्टेशन इसका हावड़ा पे 30 मीटर के डेप्थ में आपको दिखाई देता है। लार्जेस्ट रेलवे जो आपका जंक्शन है यहाँ पर वो हावड़ा रेलवे जंक्शन है, 23 टोटल प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है सबसे ऊंचाई पे वो आपका घूम रेलवे स्टेशन है, जो 2258 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपको दिखाई देगा। हायर ऑल्टीट्यूड पे यूजुअली कनेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए आप कई बार ट्रिप्स के लिए जाते हो, ऐसी एरियाज में जाते हो। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के अंदर में रेलवे कनेक्टिविटी कम है ना। नागालैंड वगैरह में भी आप देखोगे तो दीमापुर जो है वहाँ पे तो है, लेकिन उसके आगे कोहिमा है, कहीं भी जा रहे हो तो रेलवे स्टेशन नहीं है ना। मतलब हिली एरियाज टेरेन्स है, वहाँ पर ऐसे नहीं। तो हायर ऑल्टीट्यूड पे बड़ा रेयर होता है रेलवे स्टेशन को या प्लेटफॉर्म्स का होना। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ज्योति बसु ना, जिन्होंने 23 साल से भी ज़्यादा, 23 साढ़े 23 साल यहाँ पर सर्व किया, CPIM की जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ में। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विस CM जो है अभी ममता बनर्जी जी, जो अब तक चीफ मिनिस्टर थी। और फीमेल्स में अगर आप देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रही हैं ममता बनर्जी जी, है ना। अभी तक उन्होंने 7 मई तक सर्व किया, उनका टेन्योर था। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, और इन्होंने जो विधान चंद्र रॉय हैं, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रिकॉर्ड जिनके पास था, उनको सरपास किया था। नेक्स्ट आपके शॉर्टेस्ट सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रफुल्ल चंद्र साहब हैं, जो सिर्फ महज 90 दिनों के अंदर में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो आपका अलायंस था, PDA था, उसकी सरकार आपको दिखाई देती है और उसके तरफ से ये 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहे थे। शॉर्टेस्ट टेन्योर था। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर आज़ादी के बाद आप बात करोगे तो शंकर प्रसाद मित्रा यहाँ पर दिखाए थे। चीफ मिनिस्टर नहीं, सॉरी गलती से बोला हमने, चीफ जस्टिस की यहाँ पर बात हो रही है। शंकर प्रसाद मिश्रा, चीफ मिनिस्टर तो ज्योति बसु साहब थे, है ना। 7 ईयर तक इन्होंने पद को संभाला था। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस अगर आप एब्सोल्यूट बात करते हो, सिर्फ आज़ादी के बाद की बात, फिल्टर नहीं लगाते हो, तो उसमें नाम आएगा सर फ्रैंसिस विलियम मैकलीन का, जिन्होंने 13 साल सर्व किया था। शॉर्टेज जो चीफ जस्टिस जो रहे, जिनका टर्म सबसे छोटा रहा है, वो आपका समरेंद्र चंद्र देव, जो कि 35 दिनों तक इन्होंने सर्व किया था। ठीक है। उसके बाद शॉर्टेस्ट सर्विंग जो चीफ जस्टिस इंटरिम या एक्टिंग की कैटेगरी में आते हैं, उसमें रोमेश चंद्र मित्रा जो हैं, उन्होंने कुछ वीक्स के लिए यहाँ पर पद को संभाला हुआ था। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एयरपोर्ट्स की, तो नेताजी सुभाष चंद्र यहाँ पर जो मेजर एयरपोर्ट है, सुभाष चंद्र बोस जी का एयरपोर्ट है ना, वो आपको दिखाई देगा कलकत्ता के अंदर में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक आपका है। इसको छोड़ के बागडोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो आपको सिलीगुड़ी में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उससे कनेक्टिविटी, कई लोग बार जो सिक्किम जाना होता है या बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाना होता है, तो कई बार इस स्टेशन जो एयरपोर्ट है उसको प्रेफर करते हैं। जैसे जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी ट्रेन के, बस रोडवेज़ के लिए प्रेफर करते हैं लोग, रेलवेज़ रोडवेज़ के लिए। ये आपका जो बागडोरा है, इसको एयरपोर्ट के तौर पे प्रेफर किया जाता है। देन आपका काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल जो आपके एयरपोर्ट है वो ये दोनों आपको दिखाई देते हैं। कूच बिहार एयरपोर्ट भी है, ये भी आपका एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। माल्डा एयरपोर्ट आपका ये नॉन ऑपरेशनल है, रीजनल एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है एयरपोर्ट है, इसको पहले दमदम एयरपोर्ट भी बोला जाता था। ये बिजिएस्ट एविएशन हब है पूरे ईस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है। चलिए, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। अच्छा लगा तो ज़रूर में अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को, और जो भी आपको फील हुआ वो चैट बॉक्स में, यानी कि आपका जो कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें आगे भी आपके लिए इस तरीके के सेशंस लाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता रहे। टुवर्ड्स द एंड, जो आपका फेवरेट स्टेट है या जहां पर आप बिलोंग करते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि हम अगले सेशन में उसकी बात करें। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के पार ऊपर आप जुड़ जाइए, जिससे रेगुलर जो आपको अपडेट्स है वो मिलती रहे, जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ यहाँ पर
आएंगे। तो उसके लिए आप स्कैन भी कर सकते हो या फिर ये नेम को भी एंटर कर सकते हो। PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ना मिले तो चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में एक बार ड्रॉप करना मैसेज, टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।